हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए पूस की रात कहानी, जो सिलेबस में अब की बार नया कहानी जोड़ी गई है। पूस की रात। पूस की रात कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद अपनी कहानियों में यथार्थवादी कहानी का वर्णन करते हैं। उसमें उस कहानी में सच्चाई को व्यक्त करते हैं, जो लोगों की गरीबी को दर्शाती है। तो पूस की रात कहानी के में कौन कौन पात्र हैं, चलिए देखते हैं। हल्कू, जो एक गरीब किसान है, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता है। मुन्नी नामक हल्कू की पत्नी, एक हल्कू का कुत्ता है जिसका जबरा नाम है, और एक पैसे वाला इंसान है जो सहना, जिससे हल्कू पैसे उधार लेता है। तो चलिए ये कहानी स्टार्ट करते हैं। पूस की रात, इसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद, जो यथार्थवादी जीवन को दर्शाती है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है। सहना अमीर लोग हैं जो पैसे, जिससे सहना से हल्कू ने पैसे उधार ले रखे हैं। लाओ, जो पैसे रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। गला यानी आफत तो टल जाएगी। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। तो मुन्नी ने ऐसे तैसे करके अपना पेट काटकर 3 रुपए बचा कर रखे हुए थे, जिससे सर्दी के मौसम से बचने के लिए एक कंबल खरीदने थे। तो वह मुन्नी उसको सहना के लिए वो 3 रुपए देने से इनकार कर देती है। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। हार का अर्थ होता है खेत। तो माघ पूस की रात, जो खेत में तुम रात को जो खेत की रखवाली करते हो, तो वह कंबल के बिना उस ठंड से पीछा नहीं छूटने वाला है। माघ पूस की रात यानी ठंडी रात। हार खेत में कैसे कटेगी रात, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। तो हल्कू स्तब्ध रह जाता है क्षण, कुछ समय के लिए। पूस सिर पर आ गया, जो ठंड बढ़ रही है। कंबल के बिना हार में रात को यह किसी तरह से नहीं रह सकते हैं। हार यानी खेत में कंबल के बिना काम नहीं चलने वाला है, मगर सहना मानेगा नहीं। तो हल्कू कहता है कि सहना नहीं मानने वाला है। घुड़कियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे। ये बला तो कटे, जाड़े में तो मरेंगे ही, बला तो फिर से टल जाएगी। बला तो सिर से टल जाएगी, यानी सहना का तो पीछा छूटेगा, जो घुड़कियाँ दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है अपने पैसों के लिए। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया। यानी हल्कू का नाम हल्कू है, जिसका अर्थ होता है हल्का फुल्का, लेकिन उसका हल्कू नामक व्यक्ति था, वो भारी भरकम शरीर वाला था, जो अपने नाम को भी गलत सिद्ध कर रहा था। स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, खुशामद करना चापलूसी करना, बोला, दे दें, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, यानी मुन्नी को गुस्सा आता है, और कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो, कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कंबल। न जान कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो। ऐसी खेती में बाज आए, मैं रुपए न दूंगी। तो उसकी स्त्री समझाती कि तुम जो खेती बाड़ी कर रहे हो वो छोड़ दो और अपना पेट भरने के लिए मजदूरी कर लो। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। तो तुम पैसे नहीं दोगे तो वो घर से जाएगा नहीं, गाली गलौज करेगा, क्या मैं गाली खाता रहूँगा। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बाहें ढीली पड़ गई, क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि हल्कू गरीब इंसान है
और वो पैसे वाला है तो गाली गलौज तो करेगा ही। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति, भीषण यानी भयानक जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। गुस्से में मुन्नी गई और अपने जहां उसने रखे थे वो पैसा ला करके हल्कू के हाथ पर रख दिया। फिर बोली, तुम छुड़ा लो अब की ये खेती, तुम छोड़ दो अब की ये खेती, कि हम खेती नहीं करेंगे। मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस, ऊपर से धौंस सुनो। जो पैसे मजदूरी करके लाते वो भी खेती में लगा दो। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, क्योंकि वो भी बहुत मुश्किल से 3 रुपये बचा कर रखे हुए थे। सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीदना था उन्होंने। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे हैं। उसका मन भी भारी हो रहा था। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। हल्कू भी बहुत परेशान था। उसकी अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे, यानी ठंड बहुत अधिक थी। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी में कूं कूं कर रहा था। जबरा उसका एक पालतू कुत्ता था जो हमेशा वो हल्कू के साथ रहता था और खेत में रखवाली करता था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा है, तो यहाँ क्या लेने आए थे? तो हल्कू कहता है कि मुझे तो खेत की रखवाली करने आना था, लेकिन तुम भी मेरे साथ यहाँ क्यों आए हो सर्दी में? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। तो हल्कू कह रहा था, मुझे तो रखवाली करने सर्दी में आना था, तुम भी क्यों आए? जबरा ने पड़े पड़े दुम यानी पूंछ हिलाई और अपनी कूं कूं की धीरज बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे यानी सर्दी से मर जाओगे। ये रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है, क्योंकि पछुआ पौने थी, बर्फीली थी, अधिक ठंड के कारण वो सब ये कह रहा है कि वह पछुआ से आने वाली पवन बहुत बर्फीली थी, ठंडी थी। उठो फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, ठंड के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी और वह 8 चिलम पी चुका था। ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे हैं, लिहाफ है, कंबल है। मजा ले जाड़े का गुजर हो जाए कि इतने मोटे कंबल हो उसके अंदर से सर्दी गुजर जाए। तकदीर भी खूब है, मजूरी हम करें, मजे कोई दूसरे लेते हैं। ये सब उन्होंने धनवान लोगों के बारे में कहा है, जिनके पास मोटे मोटे गद्दे हैं, लिहाफ हैं, कंबल हैं, उनको सर्दी क्या कहेगी। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा, क्योंकि दोनों का ठंड से बुरा हाल था। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। वह अपने कुत्ते जबरू से बात कर रहा है। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकते हुए आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। पुआल कुछ घास फूस, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा, निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की बार मैं सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा, क्योंकि ठंड बहुत अधिक थी, जो नींद नहीं आ रही थी। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। पिशाच, भूत पिशाच। जब किसी तर न रहा गया
तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, दुर्गंध यानी बुरी गंध, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। जबरा भी अपने मालिक के प्रेम में मस्त था और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते की प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था, अपनी गरीबी से परेशान नहीं था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक अणु प्रकाश से चमक रहा था कि आत्मा उसकी बिल्कुल पवित्र थी। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट आई एक विशेष आत्मीयता से उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहे थे कि वह अपना फर्ज निभा रहा था कि खेत में कोई जानवर घुस गया था, इसलिए वो भौंकने लग गया था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया कि ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। शीत लहर चल रही थी। हल्कू उठ बैठा, दोनों घुटनों को छाती में मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई तो ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। ठंड के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे और काम करना बंद कर दिया था। ध्वनियों में रक्त की जगह हिम बह रही थी। रक्त बिल्कुल ठंडा हो चुका था, जैसे बर्फ बन गया हो। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े थे। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर के ऊपर रात है, यानी आधी रात के लगभग। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूंगा, क्योंकि ठंड बहुत अधिक थी। वो तपना चाहता था आग जलाकर। रात को कोई मुझे पत्तियों बटोरते देख तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता। वह सोच रहा था कि रात को काम करूंगा तो लोग सोचेंगे ये यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन ठंड के मारे उससे रुका नहीं जाता है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, यानी जलाते हैं। ताते हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, यानी शरीर गर्म हो जाएगा तो सो जाएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था, यानी ठंडी लहर पवन चल रही थी। वृक्षों में ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा तो कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। चिचोड़ना चबाना। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। पैर कांप रहे थे ठंड से। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। वह इसी साहस से लगा हुआ था कि जल्दी से आग जलाऊंगा तो यह ठंड दूर भाग जाएगी, खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी, उस अस्थिर प्रकाश से, अस्थिर जो स्थिर न रुक रहा था, अस्थिर जो स्थिर न हो। प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को, अथाह जिसका कोई था न हो,
बहुत अधिक अंधकार था, अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर, दोहर यानी जो चद्दर ओढ़ रखी थी उसको उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला लिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, क्योंकि आग जलने के कारण उसका शरीर गर्म हो गया था और उसको ठंड नहीं लग रही थी। तेरे ललकार रहा हो, तेरे जी में आए सोकर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा नहीं सकता था। अब उसने ठंड पर विजय पा ली थी तपाने से। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही ना? जबर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जबर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें। अब वह मस्ती करता है, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा न करूँगा। जबर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा, कातर दयनीय नेत्रों से। मुनि से कह न देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। और वह जबरू को कहता है कि जो मैं इस आग को लांग रहा हूँ, ये सब बातें मुनि को मत बताना, वरना वो मेरे साथ लड़ाई करने लग जाएगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट तो लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हुआ और जबरा पास से निकल गया। हल्कू ने कहा, चलो इसकी सही नहीं है, तुम ऊपर से नहीं आए हो, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के ऊपर इस पार आ गया, दूसरी तरफ से कूद गया। पत्तियां जल उठी थी, बगीचे में फिर अंधेरा जल चुकी थी और बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। ये आग भी कम हो गई, क्यों पत्ते थे वो जल्दी जल के खत्म हो गए थे। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जो जो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था, और अब शरीर गर्म होने के कारण वो पूरी रात भर सो भी नहीं पाया था और शरीर गर्म हो गया था। अब उसको नींद भी आने लगी थी। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है, शायद नील गायों का झुंड है। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनकी चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी, लेकिन शरीर गर्म होने के कारण अब उसको नींद आ चुकी थी और वह उठना नहीं चाहता था। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। उसको विश्वास था कि मेरा कुत्ता रखवाली करेगा, नोच ही डालेगा उन्हें। मुझे भ्रम हो रहा है, कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी ऐसा कैसा धोखा हुआ। अब वो मन में संतुष्टि कर लेता है कि नहीं, मेरे खेत में ऐसा कुछ नहीं है, और वो सो जाता है। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसका शरीर गर्म हो गया था आग के कारण, और ठंड इतनी भयंकर थी कि वह उस जगह को छोड़ना नहीं चाह रहा था। वहाँ से हिलना उसे जहर के समान लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ता है। ये सब सहन होने वाली बातें नहीं हैं। यह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। अपने मन को कहा, अंतर्मन को आवाज़ लगाई कि चलो उठो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। सर्वनाश यानी ख़त्म कर देते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा। 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा। फिर वापस अग्नि के पास आकर बैठ गया। बहुत अधिक ठंड थी, जिसके कारण उसका खेत में नील गाय को भगाने का भी मन नहीं था।
और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता की रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसे कुछ भी करने की इच्छा नहीं थी। उसी राख के पास गरम जमीन पर वही चादर ओढ़कर सो गया हल्कू। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी। मुन्नी आ रही थी। क्या मुन्नी की आवाज़ आ रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया कि नील गाय ने खेत को खाली कर दिया, पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। चौपट होना, ख़त्म हो जाना। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मुड़ैया डालने से क्या हुआ? मुड़ैया यानी रखवाली किस बात की कर रहे हो जो तुम यहाँ चारपाई लगाए बैठे हो और नील गाय पूरे खेत को खाली कर गई? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं सह नहीं पाया। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए। डांडा यानी किनारे पर। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मुड़ैया के नीचे चित लेटा है। मुड़ैया जो चारपाई थे, मानो प्राण ही न हो, यानी वो बेहोश की तरह पड़ा था। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन हल्कू खुश था कि इस ठंड से पीछा छूट गया। मुझे खेती के नुकसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये थी आपकी पूस की रात कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूस की रात कहानी के क्वेश्चन आंसर लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। तब तक बाय बाय।